एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य आगे बनाने के लिए भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता है तथा ये तथा और प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा प्राप्त प्रदान या प्राप्त हाँ तथा आगे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आज दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित या अंगीकृत अधिनियमित व आत्मसमर्पित करते हैं। याद है इतनी? अब देखो अपन ने यहाँ जो मेन शब्द है प्रभुत्व या संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ के आगे पहले ही। एकता और अखंडता, ठीक है। इन मेन शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये शब्द कहना क्या चाहते हैं। तो पहली हेडिंग लगाएंगे संप्रभुता, सॉवरेनिटी। हाँ रे, बताओ कौन सा राष्ट्र या कौन सा देश संप्रभुत्व होता है? पहली बार तो आया नहीं। कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र जो अपने फैसले कौन से बाहरी या आंतरिक दोनों लेने के लिए क्या हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वो देश क्या कहलाता है? संप्रभु देश कहलाता है। ठीक है। अब देखो इसके दो पड़ाव हैं। भारत जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था इस दिन, ठीक है। इससे पहले यदि आप डेटों में जाओगे तो भारत उपनिवेश है रे। किसका? ब्रिटेन का। और इसके बाद कब तक? 25 जनवरी 1950 तक, ये जो बीच वाला पीरियड है, यहां डोमिनियन है। यहां भारत क्या है रे?
डोमिनियन स्टेट है। क्या है? डोमिनियन स्टेट। देखो उपनिवेश में सारी की सारी पावर किसी दूसरे के पास होती हैं। कोई भी फैसला लेने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होते उस देश के। ठीक है। डोमिनियन में क्या होता है, कुछ पावर सामने वाले के पास होती हैं, जैसे विदेशी मंत्रालय वे, ठीक है, आर्मी वार्मी हुई, उनके डिसीजन लेने के लिए वो व्यक्ति क्या नहीं होते हैं, अरे स्वतंत्र नहीं होते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो पाकिस्तान और भारत दोनों की कंट्रोवर्सी ज्यादा थी। ठीक है। यदि उनको आर्मी की पावर एक दूसरे को साथ मिल जाती तो एक दूसरे में पहले संविधान नहीं बनाते, पहले युद्ध करते। ठीक है। इसलिए इनकी पावर किसके पास थी उस टाइम पे? ब्रिटेन के पास। 25 जनवरी 1950 को बाद भारत क्या बन गया है? अरे संप्रभु बन गया है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान यहाँ पाकिस्तान ही फ्री हो गया था। यहाँ से उपनिवेश था पहले तो पाकिस्तान भी, ठीक है, क्योंकि भारत का हिस्सा था पाकिस्तान। लेकिन यहाँ से अलग हुआ तो क्या बन गया वो? डोमिनियन स्टेट। पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन स्टेट है रे। 1956 में ये अपना संविधान लागू करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, ये संप्रभु बनते हैं। लेकिन ब्रिटेन के कुछ कॉलोनी, जो इनको पहले कॉलोनी कहते थे, जिन पे उपनिवेश होता था, ये क्या कहलाते थे? सारे के सारे कॉलोनी कहलाते थे ब्रिटेन की। अब देखो, कुछ देश आज भी वर्तमान में भी डोमिनियन स्टेट है। जैसे एग्जांपल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वर्तमान में क्या है रे? डोमिनियन स्टेट हैं। किसके? ब्रिटेन के। इनके कुछ फैसले, यदि भी इन्होंने कुछ फैसले गलत ले दिए हैं जिससे ब्रिटेन का ताज प्रभावित होता है, तो इनको उन फैसलों को बदलने के बदलना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये आज भी क्या है रे? डोमिनियन स्टेट हैं। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये आज भी वर्तमान में भी डोमिनियन स्टेट बने हुए हैं। ठीक है। अब देखो रे, एक चीज बताओ, 1949 में भारत एक काम करता है, राष्ट्रमंडल का सदस्य बन जाता है। और ये राष्ट्रमंडल स्थापित किसने किए थे? ब्रिटेन वालों ने। किसने स्थापित किए थे? ब्रिटेन ने। ये संगठन बनाया था राष्ट्रमंडल, ब्रिटेन ने। क्यों क्यों बनाया था? कारण था इसका कि ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश हैं उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाए। ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक संगठन स्थापित कर दिया, उसका नाम क्या दे दिया रे? राष्ट्रमंडल। ठीक है। अब ये किसका है? ब्रिटेन का है। तो कुछ लोग आज भी विरोध करते हैं कि हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले ली है, ठीक है, तो हम संप्रभु कहाँ रहे? ये संविधान से ऊपर होके ली गई है। तो ध्यान रखना, किसी भी संगठन का सदस्य बनना उसकी सॉर्वेनिटी यानी उसके संप्रभु को प्रभावित नहीं करता है। 1949 में अपन राष्ट्रमंडल के सदस्य बने थे, ये बात सही है, लेकिन इससे अपनी सॉर्वेनिटी संप्रभुता प्रभावित नहीं हुई है। उनके आधार पर अपन नहीं चलते हैं। ठीक है। दूसरा, जैसे यूएनओ 1945 में स्टेब्लिश हुआ था, उसके सदस्य भी भारत है आज के दिन। तो ऐसा नहीं है कि यूएनओ की वजह से अपना भारत का संविधान या भारत की जो सॉर्वेनिटी संप्रभु है वो प्रभावित हो रही है, नहीं होती है। हाँ, ये हो सकता है कि भारत को कुछ फैसले लेते टाइम विश्व का दबाव रह जाए, ये बात है आज भी। जैसे भारत आज आरपीओ के पे अटैक कर दे, ठीक है, तो भारत के ऊपर क्या बनाया जाएगा? दबाव बनाया जाएगा, प्रतिबंध प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो उन कंडीशनों में, जैसे अभी रूस के ऊपर प्रतिबंध लागू है, ठीक है, इसके अलावा इराक के ऊपर प्रतिबंध लागू है, तो आप युद्ध की कंडीशन में जाओगे तो आपके ऊपर अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या लगा सकते हैं? अरे प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन उन प्रतिबंधों से ये नहीं हुआ कि आप अपने देश में कोई चीज आपको प्रभावित कर रही है, नहीं करेगी। हाँ, आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या हो सकते हैं? प्रभावित हो सकते हैं। तो किसी भी संगठन की सदस्यता से आपकी संप्रभुता या सॉर्वेनिटी कभी प्रभावित नहीं होगी। ठीक है। तो लिखो, और जब भारत ने 1949 में राष्ट्रमंडल के सदस्य बना था तो अलग से घोषणा भी की थी कि ये हमारी संप्रभुता को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करता है।
हाँ हाँ, राष्ट्रमंडल के, अरे वो उनकी खुद का पर्सनल डिसीजन है कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य रहे ना रहे। ठीक है, आज जैसे यूएनओ का अपन सदस्य रहे ना रहे, लेकिन आपको विश्व में सर्वाइव करना है, अपने देश का वर्चस्व बनाए रखना है, तो आपको संगठनों का हिस्सा बनना पड़ेगा। आज के दिन जैसे G7 G10 G20 बने हुए हैं, तो ये सब ये संगठन है जो पूरा देश चलाते हैं, क्योंकि इनके पास अलग से फंडिंग और आती है। संगठन में सारा खेल सारा फंडिंग का होता है, फंडिंग और पावर दोनों को सेंट्रलाइज किया जाता है। वो अमेरिका का एक संगठन है जिसके लिए यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वो क्या नाम है उसका? नाटो। अब नाटो एक संगठन है, वो पावर का खेल है सारा का सारा। यूक्रेन को क्यों लाना चाहते थे भाई? पावर के लिए तो लाना चाहते थे, जिससे रूस की एकदम जड़ के ऊपर बैठ जाए जाके। यदि रूस भारत का दोस्त नहीं होता तो अब तक शायद भारत नाटो का सदस्य बन चुका होता। लेकिन अमेरिका वाले काम आए ना आए, रूस भारत को वक्त के टाइम पे बहुत पहले काम आता है। यदि जिसके 12वीं क्लास में आर्ट रही है और पढ़ाने वाला टीचर थोड़ा बहुत ठीक रहा है, तो वहां सारी कहानी आती है आपकी इसकी, कि कैसे भारत और रूस में दोस्ती हुई है, कैसे कैसे सारा दो दुनियाएं आती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की दुनिया और बाद की दुनिया, दो दुनिया है अलग अलग। एक पहली दुनिया, एक दूसरी दुनिया, एक तीसरी दुनिया भी है वहां। तीसरी दुनिया जो भारत वालों ने बनाई थी। हाँ, जो भारत वालों ने बनाई थी। जो भारत वालों ने ये कहा था, बोलो ना तो पहली में जाओ ना दूसरी में जाओ, तीसरी में चुपचाप बैठे रहो, नहीं निपट जाओगे। जो पहली में गया उसको दूसरी वाले ने निपटा दिया, जो दूसरी में गया उसको पहले वालों ने निपटा दिया। जिसके एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूँ, सबसे बढ़िया बेहतरीन एग्जाम्पल श्रीलंका अपनी जड़ में बैठा है। श्रीलंका को यदि असली कारण निपटाने का तो भारत था। आपका एक कथन है द्वितीय विश्व उसके बाद में शीत युद्ध का एक कथन चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध शीत युद्ध हुआ था, कोल्ड वार शुरू हुई थी। कोल्ड वार का एक कथन है कि एक भी गोली नहीं चली दो देशों के मध्य, लेकिन सर्वाधिक मौतें इसी में हुई थी। एक भी बंदूक नहीं चली थी रूस और अमेरिका के मध्य, एक भी गोली नहीं चली थी, लेकिन सर्वाधिक मौतें इसी में हुई थी। वो कैसे? फूट करके। रूस को घेरने के लिए, और रूस को अमेरिका घेर रहा था और अमेरिका को रूस घेर रहा था, उसके चक्कर में आप यदि विश्व का पूरा मानचित्र देखते हो तो भारत यहाँ बैठा है बीच में अलग ही। इस साइड आपका अमेरिका है और भारत के ऊपर सिरमौर के ऊपर कौन है? रूस है। ठीक है, देखो ऊपर वाला इलाका है ना रूस का, जो सर्दियों में जम जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो वो उस साइड से अमेरिका पे अटैक नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में। उसको अमेरिका पे अटैक करने के लिए इस साइड से आना पड़ेगा, नीचे भारत से होके, बंगाली खाड़ी से होके, इस साइड से। ठीक है, तो अब जब तक है ना वो भारत का हिस्सा क्रॉस नहीं करेगा नीचे वाला केरल वाला, तब तक उससे उसे इस साइड से कुछ दिखेगा नहीं कि कौन आ रहा है। ना तो इस साइड वालों को पता है कि इस साइड वाले क्या लेके आ रहे हैं, और ना इस साइड वालों को पता है कि हमारे पास क्या है। ठीक है, दोनों के पास कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए श्रीलंका का एक पोर्ट खरीदा था अमेरिका ने। ठीक है, उस पर यह कहा था कि हम तुम्हें मुंह मांगा पैसा देंगे, जितना तुम्हें चाहिए उतना देंगे, लेकिन हमें एक पोर्ट दे दीजिए जिसके ऊपर हम एक रेडियो स्टेशन लगाएंगे। अब श्रीलंका क्या है, भारत के नीचे लटका हुआ बैठा है आराम से। अब यदि वहां रेडियो स्टेशन अमेरिका ने लगा दिया, तो रूस वाले यहाँ से चलेंगे, उससे पहले पता लग जाएगा ना कि ये क्या क्या लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे पहले इसका जवाब यहाँ तैयार रखेंगे। तो इसको रोकने के लिए जब रूस यहाँ आया था, तब श्रीलंका उस टाइम पे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे अपने। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी बाद में आए थे। राजीव गांधी को तो इसको निपटाया उसी के चक्कर में था। हाँ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप कैसे भी करके श्रीलंका में ये रेडियो स्टेशन ना लगने दें। और ये भारत का भी एक वर्चस्व था कि एक बात तो एकदम भारत के नीचे जड़ में बैठा है कौन? अमेरिका, रेडियो स्टेशन लगा के। तो भारत की सारी गतिविधियां उसको पता है। ठीक है, तो अमेरिका ने कहा, रूस ने कहा था कि आप ये हटवा दीजिए, आपको जब भी मेरी सहायता पड़ेगी ना, मैं सबसे पहले मिलूंगा आपको। ठीक है, तो
तो भारत ने ये यहाँ क्या किया कि जो तमिल वाले नहीं है, यहाँ तमिलनाडु के टच में है श्रीलंका, तो वहां तमिल भाषी ज्यादा पाए जाते हैं श्रीलंका में। ठीक है, जिसके ऊपर आपकी द फैमिली मैन 2 की सीरीज बनी हुई है, यदि आप ढंग से देखी हो तो। द फैमिली मैन 2 सीरीज देखी है आपने? सीजन सेकंड देख लिया? जो सेकंड सीजन है ना, वो सारा का सारा इसी कंट्रोवर्सी पे बना हुआ है, सारा का सारा। उसका नाम क्या था? कोई नाम बताएगा मेरे को उसका? एक संगठन है, देखो उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा है। हाँ, लीटे, लीटे का संस्थापक कौन है? प्रभाकरण। ठीक है, प्रभाकरण को है ना पालने वाला एकमात्र देश है भारत। ठीक है, और भारत ने है ना प्रभाकरण को अपनी नेवी तक दे दी थी, एयरफोर्स के प्लेन तक दे दिए थे। बोले निपटाओ, हम तुम्हें श्रीलंका दे देंगे, ये रेडियो स्टेशन यहाँ नहीं लगना चाहिए। जो ही श्रीलंका की सरकार गिरी, गिरने वाली हुई, गिरी नहीं थी, गिरने वाली हुई, तो ये भारत की शरण में आ गए थे। बोले चाहते क्या हो? बोले रेडियो स्टेशन हटवाए ऐसे। बोले ठीक है, हटवा देंगे। बोले लिटे क्या करोगे? बोले लिटे को हम निपटा देंगे। ठीक है, तो भारतीय आर्मी ने फिर लिटे को निपटाया। जो ही लिटे को निपटाया ना, तो आज इसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है। इसी कारण तमिलनाडु में कभी भी श्रीलंका और भारत के मैच नहीं होते हैं। ठीक है, और इंदिरा गांधी पहले निपट गई थी, राजीव गांधी को इसी कारण मारा गया था। राजीव गांधी वहां जनसभा करने गया था, और राजीव गांधी को क्लियर मना गया था कि आप जनसभा करने मत जाइए, आपकी जान को यहाँ क्या है, खतरा है। ठीक है, ये भारतीयों ने पहले, ऐसा नहीं है कि भारत ने आतंकवादी संगठन नहीं बनाया है, ये लिटे इन्हीं का बनाया हुआ है। अपने देश को या अपने वजूद को बचाने के लिए हर देश ने आतंकवादी पाले हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो। बस पाकिस्तान ने इसको बिजनेस बना दिया है, दिक्कत ये है। बाकी खुद ने अपने आप को वर्चस्व, चाइना ने फिर यहाँ ये नेपाल पे आके बैठ गया था अमेरिका, तो चाइना वालों ने इधर से, जो ये माओवादी नहीं है आज, ये सारे घुस घुस के छत्तीसगढ़ में इधर बैठे हैं, ये चाइना के पाले हुए हैं सारे के सारे। ये चाइना का दौर है इस साइड वाला। ठीक है, और इससे नीचे वाला ये भारत का खुद का है। तो यहां से ये रूस और अमेरिका की दोस्ती शुरू हुई। यदि आपने सही तरीके से 11th 12th में पढ़ा है तो लिख दिया यहां तक। ये ध्यान रखना, अरे भारत कब कब तक उपनिवेश था और कब उससे पहले डोमिनियन बना, ये डेट कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा वह टाइम पीरियड है जहां भारत डोमिनियन स्टेट था। तो भारत का डोमिनियन स्टेट टाइम है 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक। क्योंकि 26 जनवरी को भारत का पूरा संविधान क्या हो जाएगा रे, लागू हो जाएगा। जो ही पूरा संपूर्ण संविधान लागू हुआ, भारत क्या बन जाएगा, संप्रभु बन जाएगा। क्योंकि भारत का संविधान जो ही लागू होता है वो रिप्लेस किसको कर देता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ, तो 1935 ऑटोमेटिक क्या हो गया था, रिप्लेस हो गया था। क्योंकि मैंने आपको जो संविधान सभा पढ़ाई थी, तो संविधान सभा के दो टाइम पीरियड है, एक 15 अगस्त 1947 से पहले का, और एक 15 अगस्त 1947 के बाद का। क्योंकि वो केवल पहले संविधान सभा के रूप में कार्य करती है, और बाद में संविधान सभा व विधायिका दोनों के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती है, तब अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती है, संविधान बनाने का कार्य करती है, तब अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब वो विधायिका के रूप में कार्य करती है, तब कौन थे? जी मावलंकर। देखो ये लाइन लिखी हुई है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने तक भारत क्या था, ब्रिटिश शासक का एक उपनिवेश है। और उसके बाद में क्या बन जाएगा रे, डोमिनियन स्टेट बन जाएगा। डोमिनियन स्टेट में ये फिक्स नहीं है कि कौन सी पावर सामने वाले के पास होगी, क्योंकि सामने वाला डिसाइड करता है कि मेरे को कौन सी पावर चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि वो पूरी तरीके से क्या नहीं होता, उसके पास फ्रीडम नहीं होती है अपने फैसले लेने के लिए। डोमिनियन में इतना ही है बस। मेनली तो वो दो ही चीजें रखते हैं, एक तो आर्मी वाला पोर्शन रखते हैं, या एक विदेशी मंत्रालय रखते हैं।
लिख दिया। वापिस करूं? अरे सेकंड पॉइंट है आपका समाजवादी, सोशलिज्म, समाजवादी सोशलिज्म। इसके साथ अपन तीन वाद एक साथ पढ़ेंगे, समाजवाद, साम्यवाद एंड माओवाद। ये तीनों एक ही रूप के निकले हुए हैं, सारे के सारे साम्यवाद से निकल के आए थे, ठीक है, लेकिन सब ने अलग अलग कॉन्सेप्ट अपना लिया है, थोड़े थोड़े बदलाव किए। इन्होंने अपना समाजवाद बना लिया, उन्होंने अपना माओवाद बना लिया, लेकिन सारे देन किसकी है? ये साम्यवाद की ही देन है। अब देखो रे, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 42 से संविधान संशोधन 1976। और कहां जोड़ा गया था? प्रस्तावना में। अब देखो रे, एक चीज बताओ रे, ये शब्द जब नहीं था तो क्या भारत का संविधान पहले समाजवादी नहीं था? क्या ये शब्द जब तक नहीं जोड़ा गया था, क्या भारत का संविधान पहले समाजवादी नहीं था? था। तो उस समाजवाद के लक्षण कहाँ मिलते हैं? मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में, या नीति निर्देशक तत्वों में? यदि आपको याद हो तो मैंने नीति निर्देशक तत्व आपको गुण बताए थे, कितने पार्ट में बटे हुए थे? तीन, समाजवादी, गांधीवादी एंड उदार बौद्धिक, ठीक है। तो वहां एक चीज ध्यान रखना, ये शब्द ना था उससे पहले भी भारत का संविधान समाजवादी था। उसके लक्षण आपको कहाँ मिल जाएंगे? नीति निर्देशक तत्वों में मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो रे, एक चीज देखना, भारत में जो समाजवाद है और जो रूस वाला साम्यवाद है, उनमें थोड़ा सा फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। साम्यवाद ये कहाँ आज के दिन? रूस। और समाजवाद, ये कौन से समाजवाद की बात कर रहा हूं मैं? भारत वाले की, क्योंकि समाजवाद भी दो हैं आज के दिन, एक ब्रिटेन वाला और एक भारत वाला। ब्रिटेन और भारत वालों में सिर्फ दो ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, बाकी सारी सिमिलरिटी है। वो अभी फर्क जब आएंगे मैं आपको बताता हूं। देखो रे, ये साम्यवाद वाले क्या कहते हैं कि हिंसक क्रांति करो, हिंसक क्रांति करो, मारकाट करो, जैसे भी हो करो, ठीक है। तो ये क्रांति को कौन सी को बढ़ावा देते हैं रे? हिंसक क्रांति को। ये कहते हैं कि आपको जैसे मिले कोई चीज वैसे लूट लो, लेकिन लूट लो, ठीक। दूसरी बात, ये कहते हैं ना शांति तरीके से, आप क्या कर सकते हो रे? विरोध कर सकते हो, लेकिन आप हिंसक क्रांति नहीं कर सकते। शांति तरीके से क्या कर सकते हो? आप किसी भी चीज का विरोध कर सकते हो, आप जनसभाएं कर सकते हो, भाषण दे सकते हो, लेकिन वो हिंसक क्रांति को बढ़ावा देने वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो संपत्ति नहीं होती देश की, ठीक है, वो संपत्ति के ऊपर ये लोग ये कहते हैं कि सार्वजनिक अधिकार होना चाहिए रे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कमा रहा है, देश कमा रहा है, जितनी भी सोर्स आप जनरेट कर रहे हो, उनके ऊपर टोटल के ऊपर सभी के ऊपर बराबर अधिकार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये निजी संपत्ति को बढ़ावा देते हैं रे। मान लो किसी व्यक्ति ने पैसे कमाए, ठीक है, ये निजी संपत्ति को बढ़ावा देते हैं। ये नहीं कहते कि आपने यदि ज्यादा पैसे कमा लिए, सरकार ने ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी कि कोई व्यक्ति यदि 10 लाख से ऊपर रुपए कमाता है तो वो बाकी दान कर देगा ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जितना पैसा कमा रखा है वो अपने पास रख सकता है टैक्स देके, ठीक है। तो ये निजी संपत्ति को बढ़ावा देते हैं। इनके पास निजी संपत्ति है कोई लेना देना नहीं है, इनका सीधा कॉन्सेप्ट है यदि किसी व्यक्ति ने ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए उसको लूट लो, ठीक है। इसी कारण रूस के जो करोड़पति होते हैं वो कभी रूस में नहीं रहते, क्योंकि सरकार वहां कभी भी आदेश जारी कर सकती है कि इससे ऊपर वाली यहाँ से संपत्ति सार्वजनिक की जाती है, वहां सीधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा,
ये धर्म को नहीं मानते रे। ये कहते हैं कि धर्म अफीम है, नशा है, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समाजवाद वाले धर्म को मानते हैं। अब देखो रे, बस यही एक फर्क है ब्रिटेन वाले में, अपने वाले में। ये धर्म को मानते हैं अपने वाले, और साथ में राज्य के साथ लेके चलते हैं। यानी कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जिससे किसी धर्म को क्या हो रे, हानि हो या उसका संरक्षण छीन लिया जाए। ऐसा कभी भी कानून अपने देश में नहीं बनेगा। लेकिन ब्रिटेन वाले क्या कहते हैं, बोलो धर्म किसी व्यक्ति का निजी मामला है, राज्य का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो किसी भी टाइप का कानून बना सकते हैं, उससे धर्म का वो ये नहीं देखेंगे कि धर्म की हानि हो रही है या उसकी नहीं हो रही है। लेकिन भारत वाले जब भी कानून बनाएंगे तो ऐसा कानून नहीं बनाएंगे किसी एक धर्म को फायदा और दूसरे को नुकसान हो रहा हो। ये चीज यहाँ एक फर्क है बस। ये धर्म के नाम पे सब्सिडी देते हैं, ये अल्पसंख्यक समुदाय को एक्स्ट्रा देते हैं। यहाँ ये थोड़े फर्क है इस धर्म वाले मामले में। बस यही एक फर्क है ब्रिटेन वाले समाजवाद में और अपने वाले समाजवाद में। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। ये भी शांति तरीके से विरोध चाहते हैं, ये भी निजी संपत्ति को बढ़ावा देते हैं। ये धर्म मानते हैं, वो भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। लेकिन यहाँ धर्म मानने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है और वहां धर्म को मानने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसके बाद ये वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देते हैं रे। वर्ग संघर्ष का जातिवाद नहीं है रे, ये जातिवाद नहीं है वर्ग संघर्ष, ये है अमीरी और गरीबी। ये कहते हैं कि अमीर और गरीब के दोनों के मध्य कभी बननी नहीं चाहिए, ट्यूनिंग होनी नहीं चाहिए। इनका सीधा कॉन्सेप्ट है कि किसी व्यक्ति, इस फलाने व्यक्ति ने फैक्ट्री स्थापित की, इनका औद्योगिक क्रांति बोलते हैं रूस साम्यवाद को, ये औद्योगिक क्रांति की देन है। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने कोई फैक्ट्री स्थापित की, फैक्ट्री स्टेब्लिश हो गई, फैक्ट्री बढ़िया चलने लग गई। ठीक है, अपने चरम सीमा के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है फैक्ट्री में। तो जो जो रूस का साम्यवाद है ये क्या बोलता है कि अब ये मजदूर लोग नहीं है नीचे जितने बैठे हैं सारे के सारे, इनको एक बात कहता है ये साम्यवाद, बोला अब इसको मार दो और इस फैक्ट्री पे कब्जा कर लो। इनका सीधा कॉन्सेप्ट है। तो यहां कभी भी अमीर और गरीब में ट्यूनिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत में वर्ग संघर्ष और वर्ग सहयोग, संघर्ष भी होना चाहिए लेकिन दोनों के साथ क्या होना चाहिए, यदि सहयोग की जरूरत पड़ती है तो सहयोग भी होना चाहिए। तो भारत का जो है वो वर्ग संघर्ष और सहयोग दोनों को क्या मिलता है, एक साथ बढ़ावा मिलता है। ठीक है, साम्यवाद की देन किसकी है, किसने दिया था साम्यवाद, किसने, साम्यवाद किसने दिया था, हाँ कार्ल मार्क्स। इसको मार्क्सवाद भी कहते हैं। मार्क्स ने कथन दिया था कि विश्व के गरीबों उठो, लूटने के लिए पूरा संसार पड़ा है, इसका सीधा कथन था। और माओवाद का कथन था, माओ नहीं है जो माओ से तुंग, जिसने माओवाद बनाया है, ठीक है, उसने का कथन है कि ताकत की नुमाइश हमेशा बंदूक की नोक पे की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को अपनी ताकत की नुमाइश करनी हो तो उसके पास बंदूक होना जरूरी है। ठीक है, माओवाद में, और ये भी सुन लो एक भी, ये साम्यवाद एक बात कहता है कि क्रांति हमेशा मजदूर कर सकता है, क्योंकि मजदूर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, वो कमाएगा, उसके पास कुछ नहीं है, वो उसका जाने वाला भी नहीं है क्रांति में कुछ, ठीक है, उसका कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। तो ये हमेशा मजदूर क्रांति बोलते हैं। ठीक है, लेकिन माओ वाले ने, जो चीन वाले हैं, वो ये बोलते हैं कि क्रांति है ना, क्रांति वो किसान भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास देखो यहाँ तो औद्योगिकरण पहले ही हो गया है, मजदूर इनके पास पहले से हैं, औद्योगिकरण चरम सीमा पे है रूस का। ठीक है, चीन वाले 1949 में तो नए वाला जो चीन है ये तो वर्चस्व में आया था, 1949 में तो ये वर्चस्व में आया, इनके पास कहां से आएगा रे औद्योगिकरण, इनको औद्योगिकरण लाने में लग जाएंगे सदियां, इनको लानी है क्रांति अभी। ठीक है, इनके पास क्या बैठे हैं, किसान, तो ये बोलते हैं किसान क्रांति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसान क्रांति कर सकते हैं। दूसरी बात ये बोलते हैं कि क्रांति तभी हो सकती है जब औद्योगिकरण चरम सीमा पे हो, चरम एकदम, यानी प्रॉफिट का एकदम ऊपर वाला लेवल है। ठीक है, लेकिन माओवाद कहता है कि जरूरी नहीं है, क्रांति कभी भी हो सकती है। दूसरा, ये राष्ट्रवाद को नहीं मानते रे साम्यवाद वाले, इनका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, ये नहीं मानते कि राष्ट्र नाम की कोई चीज है, ये राष्ट्रवाद को मानते हैं। और माओवाद वाले भी राष्ट्रवाद को मानते हैं, देश पहले है, बाकी चीजें सारी की सारी कहाँ है रे, बाद में। रूस वालों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहीं पूरा विश्व ही अपना है, इनका सीधा कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, दूसरा ये कहते हैं कि क्रांति है ना, क्रांति वो एक देश में नहीं हो सकती, क्रांति सारे विश्व में होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट की वजह से रूस निपटा था,
सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की वजह से। सोवियत संघ नहीं, सोवियत संघ ही रहता, लेकिन सोवियत संघ वाले क्या चाहते थे कि क्रांति है ना, क्रांति वो पूरे विश्व को प्रभावित करे, और पूरे विश्व को प्रभावित करेगी ना तो बहुत से देश लपेटे में आते हैं। तो अमेरिका ये चाहता नहीं था ये किसी भी, क्योंकि अमेरिका में है ना दो दो समुदाय बहुत बुरी तरीके से हैं, ठीक है। वहां गरीब समुदाय पूरा ही अलग है और वहां अमीर समुदाय पूरा अलग है। यदि वहां ये साम्यवाद फैल गया तो अमेरिका पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको पहले ही निपटा दिया गया। तो लेकिन अब चीन को, हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, साम्यवाद लाना है या माओवाद लाना है? हाँ, लेकिन माओवाद में क्या कहता है कि है ना चीन वाले को पहले सियाने थे चीन वाले, क्योंकि वो इनको देख चुके थे कि निपटेंगे, ठीक है। तो चीन वालों ने क्या कहा, बोले यार हमने ये कह दिया कि क्रांति पूरे विश्व में आती है तो अगला नंबर अपना ही है। तो इन्होंने कहा ना, क्रांति ना एक देश में भी हो सकती है, इसलिए इन्होंने क्रांति को अपने देश तक क्या रखा रे, सीमित रखा। तो ये आपके तीन वाद हैं, इनमें कभी कंफ्यूजन मत हुआ करो रे। ये तीन नाम जब साथ में आते हैं ना तो कंफ्यूजन बहुत करते हैं। आप कईयों को ना, कईयों को ये लगता होगा साम्यवाद और समाजवाद एक ही है ना, दिन रात का फर्क है। ये इधर मारकाट कर रहे हैं, ये इधर शांति कर रहे हैं, ठीक है। ये इधर ये कह रहे हैं कि संपत्ति सारी बांट दो बराबर भागों में, ये कह रहे हैं निजी संपत्ति रख लो। ये बोल रहे हैं धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो नशा है, अफीम है। ये बोल रहे हैं ना धर्म है। ये कहते हैं राष्ट्रवाद नाम की चीज नहीं है, ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं। ये कहते हैं लोकतंत्र नाम की चीज कहां से आई, तानाशाह होना चाहिए एक व्यक्ति। मैंने आपको याद हो तो एक सिद्धांत पढ़ाया था, शक्तिकरण का सिद्धांत, राज्य के उत्पत्ति में, वो सिद्धांत यहीं से आया था कि एक व्यक्ति को शक्ति दे दो, सर्वाधिक सारे समुदाय के लोग मिलके एक व्यक्ति को कहते दो शक्ति दे दो, अब वो चलाएगा देश को। उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसका मुकाबला कोई भी ना कर पाइए, ठीक है। तो आज देखो रे एक बात, रूस का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। उस आदमी के पास रूस में इतनी शक्ति है कोई अंगुली नहीं उठा सकता। उसने ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं कि किसी को हद नहीं है। ये भी चुनाव हुए थे ना, आपको पता हो तो थोड़े दिन पहले रूस में, ये चुनाव तो फॉर्मेलिटी थे, क्योंकि उसने पहले ये कानून जारी कर रखा है कि 2035 तक मेरे को हटा ही नहीं सकता। ये तो फॉर्मेलिटी है। उसने पहले ही 2017-18 के आसपास एक अधिनियम लाया और पास कर दिया, ठीक है। बोले 2035 तक मेरे को हटा नहीं सकता। एक अधिनियम उसने ये ला के रख दिया है कि मेरे ऊपर मैं जब तक जिंदा हूं तब तक कोई केस नहीं चल सकता, चाहे मैं राष्ट्रपति रहूं चाहे ना रहूं। तो ये ताकत की नुमाइश, ठीक है। तो ये शक्ति देवी सिद्धांत यहां से आया था। ये तानाशाही मानते हैं, और ये किसको बढ़ावा देते हैं रे, लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। और चाइना वाले भी किसको बढ़ावा देंगे, लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे। बस ध्यान रखना रे, साम्यवाद में एक फर्क बहुत बेहतरीन है। साम्यवाद और माओवाद वाले है ना, कभी भी आपको बोलने की यानी वाक और अभिव्यक्ति यानी आपको विचार रखने की स्वतंत्रताएं नहीं देते हैं, दोनों ही नहीं देते हैं। ये दोनों की सिमिलरिटी है, इसीलिए दोनों बचे हुए हैं। आपको यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है, जो विचार आपके आगे है वो आपके पास रखना है, आप बोल नहीं सकते, ठीक है। और चीन में भी यही कॉन्सेप्ट है, यदि कोई विचार आ गया है बोल नहीं सकते। यहाँ तो तुम लोग क्या पता क्या क्या बोल जाते हो। आप देख लो, मीडिया देख लो, मीडिया में लोग बैठे होते हैं क्या क्या बोल जाते हैं, ठीक है। यदि ऐसा हो ना, इधर इधर सूस में और यहाँ सरकार के खिलाफ कोई इतना बोल जाए, मैं खुद तोप से उड़ा दे सामने बांध के लोग, तोप से क्या उड़ाएं, ये ऊपर से फेंके अंतरिक्ष से ले जाकर, ठीक है। तो यहाँ वाक और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अपने वाक और अभिव्यक्ति की आजादी कौन से में है रे, आर्टिकल 19, ठीक है। तो लिखो, देखो रे ऊपर वाली लाइन ये लिखी हुई है कि 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देश सिद्धांतों में समाजवादी लक्षण क्या है रे, मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद में क्या कर दिया गया था, एक स्पष्ट शब्द जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया, समाजवादी। क्योंकि देखो एक बात बताऊं, कांग्रेस कभी समाजवादी रही नहीं है, कभी नहीं रही समाजवादी कांग्रेस। 1976 तक क्या 73 तक ये समाजवादी नहीं है, इन्होंने कभी ये बढ़ावा ही नहीं दिया। इंदिरा गांधी का दौर आया है ना, उसके बाद में थोड़ा सेकुलरिज्म आया है इनमें, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे भारत में समाजवाद पनपने लग गया था। और भारत में जब समाजवाद पनपने लगा ना, तो कांग्रेस की नींव क्या हो गई थी रे, डगमगा गई थी। तो इसने इन्होंने क्या शब्द लेके आए थे, समाजवादी।
तुम दोनों में क्या दिक्कत है ये बता दो। फिर ये वो तेरे साथ वाली बाकी कहाँ गई? हैं धरती पे? और तेरी नई बेस्ट फ्रेंड ममता कहाँ है? कौन सा एग्जाम है उसका? अच्छा। आपने एक नाम सुना ना, कम्युनिस्ट? कम्युनिस्टों की सोच हमेशा साम्यवादी होती है। वो समाजवादी में विश्वास नहीं करते हैं। आपने यदि कोई छोटी मोटी फिल्में देखी हो साउथ वाली, तो आपको लाल सलाम के नाम से बहुत सी फिल्में मिल जाएंगे। ठीक है। एक लाल झंडा होता है जिसके ऊपर हंसिया बना हुआ है, एक हल बना हुआ है। ठीक है। तो वो हमेशा साम्यवादी की देन है सारे के सारे। उनका मेन कथन है लाल सलाम। लिख दिया। जो भारत का समाजवाद है, ये फलानी मान्यता देता है अपने को सारी की सारी, जो मैंने आपको अलग अलग से अंतर में बताई हैं। व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता देता है, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण पर बल देता है, योग्यता के अनुसार, जैसी जैसी व्यक्ति की योग्यता है उसके अनुसार। संसाधनों पर अहितकारी संकेतन का क्या करता है, विरोध करता है। यानी है कि आप, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास प्याज है, उसने सारे सारे प्याज स्टोर कर लिए, अब बोल रहा है कि डेली डेली 1 किलो प्याज निकालूंगा। बताओ, लगाओ बोली। ऐसा सिस्टम नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, कमजोर लोगों के लिए विशेष संरक्षण के नियम बनाता है भारतीय संविधान। और ये फेबियन का अर्थ है रे, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन वाला समाजवाद जो पश्चिमी विचारधारा से संबंधित है, उसे फेबियन समाजवाद कहते हैं। इसके नजदीक है भारत वाला। और साम्यवादी समाजवाद को है ना राज्यश्रित समाजवाद भी कहते हैं, क्योंकि एक राज्य की देन होता है ये हमेशा के हमेशा।
क्या हो गया राजा राम? अभी जो मैं कहानी नहीं बता रहा था कि ब्रिटेन वाले धर्म को नहीं मानते, वो नहीं मानते, वो समाजवाद का नाम है फेबियन समाजवाद। अभी बोल के तो गया था, तुम लोग सुनते नहीं हो कि फेबियन समाजवाद ब्रिटेन वाला समाजवाद है। ये वैसे एक बात हूँ, एक फेबियन सेनापति हुआ करते थे ब्रिटेन के, ठीक है, उसके नाम के ऊपर किया गया है। ये नहीं कि पूरे देश में नहीं आया था, ये पहले एक कॉलोनी में आया था, 10-15 लोगों ने स्टार्ट की है इसकी शुरुआत। ये देश का नहीं है, एक कॉलोनी वाइज शुरू हुआ हुआ है। और भारतीय समाजवाद तो क्या है, भारत का संविधान लेके आया है, इसलिए सब लोगों में फैला हुआ है। लिख दिया। अंतर लिखो रे, साम्यवाद और समाजवाद में, दोनों में। ये अंतर ही आपको दोनों में समझा पाएंगे कि दोनों है क्या चीज। रूस और भारत जरूर लिखना, दोनों अलग अलग है। क्या लगता है कल क्या होगा? शेयर मार्केट ने तो समर्थन दिया है ओपिनियन पोल को, एग्जिट पोल को। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही देख रहा था, शेयर मार्केट में 2.5 से 3% की तेजी है, लगभग 1500-1600 पॉइंट की। सेंसेक्स में 2000 की, बैंक निफ्टी में 1500 की, निफ्टी में 700 पॉइंट की तेजी है। लिख दिया रे। लास्ट रो कितने दिन से आया है? रोज आ रहा है? दिखता नहीं है, आज ही दिखा है। तेरा शर्ट ऐसे लगा रहा है दूर से ही कि हाँ मैं आया हूँ। लिख दिया रे। राजा राम, तू क्या बात करता है, मेरे को भी बताया कर।
तानाशाही एक तरीके से अच्छी होती है लेकिन एक तरीके से बुरी होती है। बता सकते हो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट तानाशाही के? एक तरीके से अच्छी है तो एक तरीके से बुरी है तानाशाही। जनता के लिए बुरी होती है तानाशाही, उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। लेकिन किसी देश को अपना वर्चस्व बनाना हो विश्व पटल पे, तो उसके लिए तानाशाही क्या है? बेस्ट चीज है। ये संसाधन होते हैं उसको ये बोलते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, कि या तो सबको बराबर भागों में बांट दो, या किसी व्यक्ति को ज्यादा नीड है तो उसको ज्यादा दे दो जितनी नीड के अनुसार। और उस साइड वाले क्या बोलते हैं कि संसाधनों का वितरण योग्यता के अनुसार होना चाहिए, लेकिन एक हल्का सा क्लोज है कि यदि कोई कमजोर वर्ग है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, विशेष संरक्षण दे सकते हो। जैसे SC ST को अपने अलग से संरक्षण है, या संरक्षण का सही तरीका बताऊं तो अपने BPL कार्ड आते हैं, BPL कार्ड देखे हैं आप लोगों ने, तो वो असली संरक्षण वो है। बाकी वो बात अलग है कि लोगों ने BPL कार्ड के थ्रू बहुत से काम कर लिए, आज के दिन वो BPL कार्ड में ही आते हैं लेकिन उनके घर पे ओडी खड़ी है। तो आने वाले, अभी अगले आने वाले 5 सालों में शायद कुछ ऐसा ही अलग होगा। आप क्या मानते हो अगले 5 सालों में सरकार कौन कौन से कानून ला सकती है नए? वन नेशन, हाँ, आर्थिक आरक्षण लेके आएंगे, सरकार पक्की लेके आएगी आर्थिक आरक्षण। SC ST का वजूद खत्म कर देगी ये, सब खा जाए, सब खत्म हो जाएंगे। SC ST OBC सब एक ही आरक्षण निकलेगा, आर्थिक आरक्षण। और आर्थिक आरक्षण के पार्ट होंगे, OBC आर्थिक आरक्षण, SC आर्थिक आरक्षण और ST आर्थिक आरक्षण। जिनके घर में एक भी कैंडिडेट गवर्नमेंट नौकरी हुआ उनका आरक्षण खत्म। सेंट्रल गवर्नमेंट तो OBC वालों को आरक्षण मिलता ही कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट में OBC वाले जिनके घर में गवर्नमेंट नौकरी है ना, उनको आरक्षण नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में, यदि आपको असली पता हो तो। यदि आप कोई OBC कैटेगरी में कौन कौन आता है? OBC। और अब वही ऊपर हाथ रखो जिनके घर पे गवर्नमेंट नौकरी है, हो आपके घर पे, तो आप जनरल कैटेगरी में आओगे। ये बात दिमाग में रख लेना। अभी किस पोस्ट पे है मम्मी पापा? किस पोस्ट पे है? SSC में लगे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, तब तो पक्की जानी है। तब तो पक्की जानी है। यदि इनकम 8.5 लाख से ऊपर चली गई है तो पक्की गई, कोई रोकने वाला ही नहीं है। लिख दिया यहां तक? ये मार्क्स का कथन है कि विश्व के गरीबों तोड़ दो गुलामी की बेड़ियां, पाने के लिए पूरा संसार है। कई बार ये कथन आ जाते हैं कि फलाना कथन किस व्यक्ति का, तो कथन लिख लेना। और साम्यवाद को मार्क्सवाद भी कहते हैं, क्योंकि मार्क्स ने दिया था तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, मार्क्सवाद भी कहते हैं। और माओवाद है ना, इसे कहते हैं चीन का समाजवाद। माओवाद को चीन का समाजवाद कहते हैं, जो समाजवाद का ही एक रूप है, जिसका प्रवर्तक यानी जो इसको दिया था, ठीक है, जो इसका फाउंडर है वो है माओ त्से तुंग। और 1 अक्टूबर 1949 को इसके नेतृत्व में क्या हुई थी, चीन में क्रांति हुई थी। असली वाला चीन इस दिन वर्चस्व में आया था, 1 अक्टूबर 1949। आप देखना रे, भारत और चीन दोनों एक साथ फ्रीडम में आए हैं। ठीक है भाई, पहले वाला चीन भूल जाओ आप, क्या था क्या नहीं था। वर्तमान चीन और भारत दोनों एक साथ आए थे, ठीक है, लेकिन आज चीन भारत से कितना आगे है, कारण है उसका, क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले ही अपने आर्थिक सुधार अधिनियम क्या कर दिए थे, लागू कर दिए थे। अपन ने 1992 के आसपास जाके लागू किए हैं, ठीक है, कि भाई कोई भी देश अपने में क्या कर सकता है, यहाँ निवेश कर सकता है निजी संपत्ति को। जैसे पहले क्या था, पहले वाली सरकारों में यदि कोई कंपनी बड़ी हो गई तो उसका सरकार अधिग्रहण कर लेती थी। अब अधिग्रहण क्या हो गया है, बंद हो गया है, ठीक है।
तो इन्होंने लगभग 79 के आसपास ही क्या कर दिए हैं, अरे अपने आर्थिक सुधार लागू कर दिए हैं। इस कारण ये अपने से 10 साल आगे चलते हैं। और अपन ने आर्थिक सुधार लागू किए थे 1992 के आसपास, और वो भी कायदे से। देखो, मेरी बात का कोई विरोध कर सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो भी हर्षद मेहता की देन है। हर्षद मेहता नहीं होता तो आर्थिक सुधार लागू नहीं होते, क्योंकि हर्षद मेहता का वो दौर जब भारत के पास ये कहते हैं कि 5 साल के सिर्फ 5 दिन का खाने का पैसा था, सिर्फ 5 दिन का, ओनली 5 दिन। वही आदमी था जिन्होंने ये बताया था कि आप आर्थिक सुधार नियम लागू कीजिए और विदेशियों के लिए भारत में निवेश क्या कर दीजिए, खोल दीजिए। उसके बाद में भारत के हालात सुधरे हैं, उससे पहले भारत के हालात एक जैसे ही रहे हैं। अरे ये लाइन ऊंच नीच हो गई। इस सब के गरीबों उठो। उठो। अरे पूरी दोबारा लिखनी पड़ेगी ये। हाँ, किसने? मार्क्स ने? जल्दी लिखो रे। लिख दिया? ये लास्ट लाइन है और लिख दो, फिर साम्यवाद पूरा। साम्यवाद, समाजवाद सब पूरे। ये माओवाद के कथन है। इसके अनुसार किसान क्रांति कर सकते हैं, जबकि मार्क्स के अनुसार औद्योगिकरण चरम सीमा होने पर मजदूर क्रांति कर सकते हैं। ये राष्ट्रवाद पे क्या करते हैं रे, विश्वास रखते हैं। ठीक है। और माओवाद विश्व क्रांति का समर्थन नहीं करता। इसके अनुसार एक देश में ही साम्यवाद क्या रख सकता है, सुरक्षित रह सकता है। जबकि रूस का कॉन्सेप्ट क्या है, रूस वाले साम्यवाद का, कि क्रांति कैसे होनी चाहिए रे, पूरे विश्व में होनी चाहिए। और साम्यवाद में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। साम्यवाद कहीं का हो, उसमें अभिव्यक्ति की आजादी आपको नहीं, आप विचार नहीं रख सकते अपने।